जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2022 के लिए मॉडल सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के 100 क्वेश्चंस है। बिल्कुल आपको हूबहू एग्जाम की तरह प्रश्न देखने को मिलेंगे जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आप लोगों को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस का पूरा डिस्कस करके आंसर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। स्कंदगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था और इस कथन की पुष्टि भिटारी स्तंभलेख से मिलती है। याद रखना है, पूछा जाएगा भिटारी स्तंभलेख से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है और ध्यान रखिए ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी मॉडल सेट मिस ना हो। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे, हर्यक वंश हो जाएगा। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था और इसने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगित की थी। इसीलिए अजातशत्रु को पिता हत्या के कारण इसे पितृहंता भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा पितृहंता बोला जाता है किसे, तो अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजगिरी या गिरिवज बोला जाता है। ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने की थी। याद रखना है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। ध्यान रखना है, अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। चलिए आंसर करेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ हो जाएगा, कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखना है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। याद रखना है, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल जो है ये हड़प्पा का बंदरगाह है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़, भितरी, नासिक या डी सांची। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूनागढ़। याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था। एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह।
तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एक खैराती अस्पताल था, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखना है। तो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? तो 1563 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ध्यान रखना है नाम को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सही से देखिए, चार ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन को वर्ष 1920 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। चलिए आंसर करेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना सिंगारवेलु चेपियार द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1884 में। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस पर आधार बनी? चलिए आंसर करेंगे, सही से ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, या ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 का, या डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिकार आधार बनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए शेर ए पंजाब के नाम से आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा? बहुत इजी प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलेगा, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेचुरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इन्होंने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोनों फैक्ट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 30, 1931, 32 या 33 में? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आप सभी जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम कब हुआ था? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे पूछा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1932 में कौन सा हुआ था? तो आप सभी जानते हैं तीसरा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा रहा है तो सी राजगोपाला 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक या एस.जी. बोस। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में, डेट को याद रखना है, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर में हुआ था। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, इसका सही जवाब है 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम H.P. ब्लावेटस्की, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है ये किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 16 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में भिन्नता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजधानी पूछे तो लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राजस्थान, आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमाचल प्रदेश। 37 का राइट आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत के उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। चलिए आंसर करेंगे। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू कण, चिकना कण, पासु कण, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में केशिका जो है ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो देखिए झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झरिया में। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो देखिए टिस्को संयंत्र जो है ये किसके नज़दीक स्थित है, सही जवाब है टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला, गैस, तेल तथा जलावन की लकड़ी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। चलिए आंसर करेंगे, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 400 से 780 नैनोमीटर, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है।
चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह ये सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी और ग्रह भी। तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है और सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। सबसे गर्म शुक्र, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, याद रखना है, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? चलिए आंसर करेंगे, वलन क्रिया यानी कि फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? चलिए आंसर करेंगे, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। याद रखना है, बाब अल मंदेब की जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन या ज्वालामुखी से निःसृत राख? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? सोच समझ कर आंसर करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश चीन है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। चीन प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन आता है? ब्राजील आता है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और चौथे स्थान पर अपना भारत है और पांचवें पर रूस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? चलिए आंसर करेंगे, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही जवाब है 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है? सही से चार ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। वर्तमान में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो देखिए मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई है, याद रखना है। और 22 भाग है, मेरे अनुसार अभी 25 है, ठीक है, अभी 25 होना चाहिए और अनुच्छेद 395 ही है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी तो होगा नहीं, सी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ए ही राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसका रीजन क्या था? देखिए, तो देखिए इसका रीजन था ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शंस देखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? देखिए ऑप्शंस को सही से, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या डी मकान का अधिकार? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? चलिए आंसर करेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं? देखिए ऑप्शन डी दिखा देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ रहेगा 250 सदस्य एवं 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? चलिए आंसर करेंगे,
और देखिए आपातकाल जो है ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और इसका वर्णन 356 में किया गया है। और तीसरा होता है वित्तीय आपात, ठीक है, और जिसका वर्णन जो है 360 में किया गया है। तो आपको 3 अनुच्छेद को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 352, 4 ऐड कर देना है 56, फिर 4 ऐड करके 360। ये आपका क्या हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये राष्ट्रपति शासन हो गया और ये वित्तीय आपात हो गया। वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही से 4 ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए में है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ऑप्शन डी में है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी भी है, सी भी है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बिल्कुल कथन गलत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन सी में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकती है। और ऑप्शन डी में है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी जज न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो 63 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खनिज क्या है? तो देखिए खनिज एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, प्राकृत तत्व में। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट है, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोला जाता है? चलिए तो देखिए जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको बोला जाता है हेलोफाइट, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको हिंदी में मिल सकता है इस तरह से, लवनो मृदोद्भिद, ठीक है, आपको दोनों को याद रखना है। लवनो मृदोद्भिद या हेलोफाइट दोनों को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो जीरोफाइट बोला जाता है मरुस्थल के पौधे को, और जो जल में उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट बोला जाता है। सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? चलिए आंसर करेंगे। पानी यानी कि जल पूछा रहा है, ज से जाइलम और ज से जल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और खाद्य पदार्थ फ्लोएम टिश्यू दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, पर्ण भाग, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब आपके यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। 10 मैथ्स के सवाल है और इस क्लास में मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो अधिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए और हल करने का प्रयास कीजिए। जब इसका PDF अपलोड किया जाएगा तो PDF में इसके सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए जाएंगे। PDF कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस को देख लीजिए, सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर सिर्फ बताते जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
71 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 40,000, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सही से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऑप्शन आपके सामने यहाँ है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दोपहर 1 बजे। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 490। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 रुपया 50 पैसा, 22.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 6.6/11 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाजित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 55 हो जाएगा। आप लोग सही से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 126 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आपके यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश के प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम्स। इडियम दिया गया है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड मोर देन, क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्ड्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको खाली जगहों को भरना है, तो क्वेश्चंस को सही से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, बी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी आपको भरना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकल इरर। आपको इरर बताना है, इसमें सही से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर बता देते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें नो एनी, क्या हो जाएगा, नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है और इसका ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू टेक स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड दिया गया है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि इसमें आपको चूज करना है कौन सा वर्ड करेक्टली है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी भरने वाला है और इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही से पढ़ लीजिए और इसका ऑप्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, चला जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। तो हिंदी का प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको रावण का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, रावण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, दशानन हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसे चोट लगने पर खून क्या होगा, जाने लगा, चलने लगा, भागने लगा या फिर डी बहने लगा। सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहने लगा। उसे चोट लगने पर खून बहने लगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया गया है, समाचार पत्र समाचार का भंडार तो है ही, इसके एक उपयोगी और भी है। तो इसमें आपको इरर बताना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इरर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इसके
एक उपयोग और भी है। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब देगा। इसका सही क्या होगा, इसका एक उपयोग और भी है, इसके यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इसका होगा, बाकी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे तुम पर क्या होगा, राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, निर्लज्ज व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह कक्षा की जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वह कक्षा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपनी गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता। इसमें एरर बताना है। आप भी देख लीजिए हिंदी के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ईजी प्रश्न आते हैं हिंदी के। तो 97 का राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुधारने का प्रयास लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सुधारने का प्रयास, भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको आत्मज का पर्यायवाची शब्द करना है। तो 98 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, आत्मज का होता है पुत्र, बेटा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, रोहिणी हो जाएगा। देखिए ये सही लिखा गया है, बाकी सब गलत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नित्य का विलोम हो जाएगा, अनित्य। सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।